नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। 11 मई 2003 का दिन था और उस दिन नोएडा में एक बारात रात को वापस भेज दी गई और अगले दिन विश्वास मानिए शायद ही कोई अखबार था, कोई न्यूज़ चैनल था जिसने इस खबर को कवर नहीं किया। और वो लड़की जिसने वो बारात रात को वापस भेजी थी, वो रातों रात एक बहुत बड़ी नायिका बन गई। उसके एग्जाम्पल दिए जाने लगे कि कितनी बहादुर लड़की है जिसने दहेज के कारण अपनी बारात को वापस भेज दिया। और कुछ दिनों तक ये चर्चा जो है बहुत गर्मा गर्मी से चलती रही, लेकिन समय बीतता गया, लोगों की याददाश्त थोड़ी कमज़ोर होती है, वो फेड होती रही। और फिर सबसे बड़ा जो बदलाव आया वो ये आया कि जो उस केस में फैसला जो था उस लड़की के खिलाफ आया। अब जो लड़की नायिका बनी थी वो दोबारा से विलेन बन गई और आज तक भी उस केस के विषय में ये कहा जाता है कि डाउरी के मिसयूज का केस जो था उसको उस तरह से उसको कोर्ट किया जाता है। समय फिर बदलता है। उस मसले में 2 केस दर्ज हुए थे। एक केस का जजमेंट अभी हाल ही में आया और वो जो जजमेंट था वो उस लड़की के पक्ष में रहा। आज हमारे साथ स्टूडियो में वो लड़की जिसने उस रात बारात वापस भेजी थी हमारे साथ हैं और उनके वकील साहब भी हमारे साथ हैं। तो आइए अब आपसे बात कराते हैं। तो ये हैं निशा शर्मा जी। निशा शर्मा की वो लड़की थी जिसने अपनी बारात उस दिन वापस भेजी थी और ये हैं उनके एडवोकेट साहब नीरज गौतम जी। तो अब बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। निशा जी नमस्कार। निशा जी, आपने उस रात अपनी जो बारात थी वो वापस भेज दी थी। क्या आपको लगता है कि आपने सही किया था? जी, मुझे लगता है कि मैंने सही किया था। आपको लगता है कि आपने सही किया था? एक्चुअली इस तरह की कुछ चीज़ें हुई थी जैसा कि मीडिया में आया था कि जो है डाउरी की डिमांड मांगी गई थी और इस तरह का। मुझे इसलिए लगता है कि मैंने सही किया था क्योंकि वहाँ पर जो डाउरी डिमांड हो रही थी और मेरे पापा ऐसा बोलते हैं कि अगर हम उनकी एक बार अगर डिमांड को पूरा कर देंगे तो फिर ये बार बार हम लोगों से यही डिमांड करेंगे। और वहाँ पे मार पिटाई होने लगी थी, मेरे पापा को मारने लगे थे। और मम्मी के ने जब फ़ोन करके मुझे बताया कि ऐसे ऐसे हो रहा है तो और तेरे पापा अकेले पड़ गए हैं, तो मैंने 100 नंबर पे पुलिस को कॉल करके बुला लिया था। तो निशा जी, लेकिन 2012 में जब ये फैसला आया था पहली बार, वो तो आप लोगों के खिलाफ आया था। इतना ये हमारी जुडिशरी सिस्टम की में जो जजमेंट आया था उसकी कमी की वजह से आया। उसके अंदर हम लोगों की तरफ से 9 गवाह पेश हुए थे, पर जो जजमेंट आया था उसमें से 5 लोगों का नाम ही हटा दिया गया, उसमें जिक्र ही नहीं किया उन 5 गवाहों का। उसकी वजह से ये जजमेंट गलत आया था। अच्छा निशा जी, एक चीज़ और बताएं कि एक कुछ एफिडेविट को लेके भी कुछ चर्चा हुई थी जब वो शुरू में जब केस हुआ, तो उसके बाद कुछ बहुत मतलब इनिशियली शायद 6-7 दिन बाद एक एफिडेविट भी सर्कुलेशन में आ गया था। जी, वो एक एफिडेविट था जो 10 रुपए के ऊपर एक नवनीत राय ने कोर्ट में मतलब पब्लिश करा दिया था। तो उस एफिडेविट के बेसिस पर कि मेरी शादी उससे हुई है, जिसमें कि साइन भी मेरे नहीं थे, जो गवाह उसके अंदर थे वो भी उनके साइन नहीं थे। उन लोगों ने कोर्ट में जाकर के माना है कि हमारे साइन नहीं है। और मेरे भी जो राइटिंग एक्सपर्ट से जो साइन टेस्ट कराए गए हैं वो भी मेरे साइन नहीं निकले हैं। नीरज जी, निशा जी ने तो अपने केस के बारे में जो बताया, मैं ये समझना चाहता हूँ कि एक्चुअली जो फैसला था वो क्यों आप लोगों के खिलाफ आया। इसमें मैं बताना चाहूंगा कि ये 2 केस डले आसपास। पहला डाउरी डिमांड का, मैं पहले दिन से ही इस केस में पैरवी कर रहा हूँ, फॉलोअप कर रहा हूँ इस केस की। तो उसके 4-5 दिन बाद ही एक अखबार में न्यूज आती है कि कोई नवनीत राय नाम का लड़का है जो फोटो दिखा रहा है कि भाई ये और एक एफिडेविट लेके दिखा रहा है कि ये जो है मेरी शादी इससे पहले हो चुकी थी और इस शादी की वजह से ही निशा ने डाउरी की घटना को झूठा करते हुए वो बारात को वापस भेज दिया, क्योंकि वो पहले से ही शादीशुदा थी तो वो नहीं चाहती थी कि शादी हो। तो ये रीजन है। ये 2 केस साथ साथ चले, आगे पीछे। मतलब आप कह रहे हैं 2 मुकदमे दर्ज हुए?
जी, पहला जो था डॉरी का था और दूसरा ये उसका 4-6 दिन बाद ही ये डाउरी। एफिडेविट का। जी, तो ये दोनों मुकदमे निशा जी ने कराए थे या अलग? ये पहला जो केस है वो निशा जी के फादर देवदत्त शर्मा जी ने कंप्लेनेंट थे, वो उन्होंने दर्ज कराया था। और उसके बाद जो है जो दूसरा केस था उसके अंदर निशा शर्मा कंप्लेनेंट थी, इन्होंने दर्ज कराया था। लेकिन ये दोनों चले साथ साथ ही हैं। करीब करीब साथ साथ बीच बीच में अलग अलग कोर्ट्स में जाते थे, लेकिन इन दोनों केसों का जजमेंट एक ही जज साहब ने किया, एक ही दिन किया, एक साथ। और उसमें जो जजमेंट आया उसमें दोनों जज साहब ने दोनों केसों को कोरिलेट कर करके ही जजमेंट दिया है। अच्छा, मतलब जो दोनों ये जो दो अलग अलग चल रहे थे, एक एफिडेविट का और ये इसको कोरिलेट करके। हाँ जी। नीरज जी, कोर्ट ने एक फैसला दिया 2012, उसके बाद आपने क्या किया? 2012 में जब ये जजमेंट आई तो मीडिया में ये फिर से जो है मुनीश दलाल और नवनीत राय की तरफ से ये नैरेटिव्स दिया जाने लगा कि हम लोग केस जीत गए हैं और डाउरी डिमांड का केस भी झूठा साबित हुआ और नवनीत राय को भी का वाला केस भी जो है झूठा साबित हुआ। दोनों केसों में लोअर कोर्ट ने जो है बेनिफिट ऑफ डाउट दिया था, एकदम झूठा उसको नहीं माना लेकिन बेनिफिट ऑफ डाउट दिया था। हमने दोनों केसेस की अपील डाली। अपील में अभी रिसेंटली जो मुनीश दलाल वाली अपील थी डाउरी डिमांड वाले केस की, वो डिसाइड हुई मुनीश दलाल के फेवर में, जिसके अंदर जो है सबसे बड़ा लेकुना, उसमें लेकुना दो बहुत बड़े हैं जो पहले दिन से ही, पहले जजमेंट से ही चल रहे हैं। पहला, 9 गवाहों में से 5 गवाहों का नामो निशान मिटा देना। कोई भी जजमेंट लोअर कोर्ट का वो अपील में नहीं चल सकता जब तक कि वो दोबारा 5 गवाहों के बयानात को ठीक तरह से जज कलमबद्ध ना करे और उनके ऊपर अपनी राय ना दे। बिना राय दिए वो जो है जजमेंट पास हुई। उसमें अपीलेट कोर्ट भी ये कह रही है कि ये पुराना हो गया, इस पे कोई राय की जरूरत ही नहीं। मतलब कुल मिला के अगर मैं समझूं, वो तो देखिए आप एक पक्ष है जो आप बता रहे हैं, लेकिन दोनों बार जो फैसला था डॉरी वाले केस में वो खिलाफ गया आपके। जी। अच्छा, मुझे इसमें एक चीज बताएं कि जो खिलाफ जाने की जो एक तो ये है, कुछ और भी आधार थे इसके जो आपको लगा कि आधार जो कोर्ट ने माने कि वहां पर लड़ाई झगड़ा तो हुआ है। अपीलेट कोर्ट ने माना कि वहां लड़ाई झगड़ा हुआ है, दोनों पार्टियों के चोट भी लगी है, लेकिन दहेज की मांग नहीं हुई है उसमें, ये उन्होंने कंक्लूड किया। तो इस कंक्लूजन के का जो बेसिस होना चाहिए था वो तो गवाहों के बयान होने चाहिए थे। जब 5 गवाहों, मेन गवाह इसमें हेमलता शर्मा थी। यहाँ एक और मोड़ लेता है ये केस। मेन गवाह थी हेमलता शर्मा, जिन्होंने वो घटना आंखों से देखी और निशा शर्मा को फोन करके बताया कि भाई यहां तुम्हारे पिताजी की पिटाई हो रही है और ये जो है झगड़ा हो रहा है दहेज की मांग की वजह से, ये जो है यहां झगड़ा चल रहा है। हेमलता शर्मा वॉज ए वेरी इंपॉर्टेंट विटनेस। उस विटनेस को नीचे की कोर्ट ने कोई डिस्कस नहीं किया, उसका नामो निशान अपने जजमेंट से मिटा रखा है। ऊपर वाली कोर्ट ने यानी अपीलेट कोर्ट ने अपने जजमेंट में यह कोट कर दिया कि हेमलता शर्मा का बयान जो है नीचे की कोर्ट ने डिस्कस कर लिया, तो मैं आपसे, जबकि ये सच्चाई नहीं है। निशा जी, जो ये आप वाला केस था जब आपने बारात वापस भेजी थी, ये एक इस रूप में माना जाता था कि एक बहादुरी का विषय, लेकिन बाद में जब ये फैसला आपके खिलाफ आया तो ये दहेज कानून के दुरुपयोग का मामला बन गया। जो लोग इस तरह से इसको समझते हैं, आपका क्या कहना है उस विषय? मेरा इतना ही कहना है कि एक सिर्फ गलत एफिडेविट की वजह से मेरा जो सोसाइटी में सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्कुल ही गई। हम लोगों की फैमिली की, हम लोगों को एक कहते हैं ना तिरस्कार की भावना से देखना, लोगों का नजरिए में, सामने तो कोई कुछ नहीं कहता पर पीछे तो लोग बहुत कुछ कहते थे। इन सब चीजों से निकले हम लोग बहुत। और अब हम किस किस को जाकर के प्रूव करें कि दहेज मांगा है या नहीं मांगा है। उन्होंने तो हमसे डिमांड करी थी, तो हम लोगों ने इसलिए रियलिटी में जाकर के केस दर्ज कराया कोर्ट थाने में जाकर के, पर इसको एक अलग एंगल दे दिया गया सिर्फ एक इस एफिडेविट की वजह से। और आज भी हमें सिर्फ इसीलिए इसके पीछे लगे हुए हैं कि एक सेल्फ रिस्पेक्ट सोसाइटी में मिले, बस इसीलिए कर रहे हैं। अच्छा निशा जी,
दो मुकदमे की, जैसे कि वकील साहब ने बताया, अलग अलग दर्ज हुए थे। एक तो डॉरी का दर्ज हुआ था और एक एफिडेविट का जो आपने केस दर्ज कराया था। डॉरी वाला तो अभी तक तो दोनों फैसले जो आए हैं वो आप लोगों के खिलाफ आए हैं, लेकिन क्या कभी आपको ऐसा लगा कि इस दौरान की ये मैंने गलती कर दिया, मुझे ये नहीं करना चाहिए? इतना सब झंझट, इतनी सब परेशानी आप जो बता रही हैं। हम लोगों ने इस फेज में 22 सालों में बहुत सारे अप डाउन देखे लाइफ के, पर ये था कि गिव अप नहीं करना है जब तक हो इसके, क्योंकि सिर्फ ये अकेला मेरे लिए नहीं है ये केस, ये सबके लिए है कि इसमें मतलब बताया जा रहा है कि डॉरी का मिसयूज किया। हमने डॉरी का मिसयूज कुछ नहीं किया, हम सिर्फ सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ रहे थे और आज भी हमारी ये लड़ाई अभी भी जारी है। निशा जी, आपका जो है विवाह हो गया था उसके बाद, मेरे ख्याल से 2003 में ही हो गया था। हाँ जी, नवंबर 2003 में हो गया था। तो अब आपके परिवार में आपके पति भी हैं और बच्चे भी हैं, उन लोगों को भी इस तरह की जो उनका क्या सपोर्ट रहा, या उनको आप, मैं समझूं आपसे कि कभी उनको तो इस तरह का कोई चीज महसूस हुई? मेरे हस्बैंड का पूरा मुझे सपोर्ट रहा है शुरुआत से लेकर के अब तक। वो हर डेट पर केस में मेरे साथ में गए हैं, मेरे लिए एक ढाल से बन के मेरे साथ में खड़े हुए हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये केस बिल्कुल सही है, हम लोग बिल्कुल सही हैं। और सोसाइटी में जितने भी हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए जितने भी एलिगेशंस हम पे लगाए गए हैं, सब चीज़ों का उन्होंने मेरा साथ दिया है, मेरे पापा का साथ दिया है। पर अब हम इस केस को इसीलिए आगे मतलब रिवीजन में डाल रहे हैं या आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि हमें जुडिशरी से मेरी यही एक रिक्वेस्ट है कि मुझे जस्टिस मिले, ताकि मेरे बच्चे जब बड़े हो जाए तो उन्हें भी सोसाइटी को जवाब देने के लिए कुछ वर्ड्स रहे कि हाँ, मेरी मम्मी ने डॉरी का मिसयूज नहीं करा है। नीरज जी, आपने शुरू से इस केस को लड़ा है, जैसे अभी आप बता रहे, और मैंने सुना है आपने एक स्टेज के बाद इस केस में फीस भी नहीं दी, क्या ऐसा ही है? जी हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। जब हम लोग केस हार गए तो ये और जजमेंट देख के बड़ी निराशा हुई कि इस प्रोफेशन में मैं सेकंड जनरेशन हूँ और इस लेवल के जजमेंट आएंगे कि गवाह आएंगे, सरकार के खर्चे पे केस चलता है, इसमें इतना ज़्यादा गवर्नमेंट के पैसे का इन्वॉल्वमेंट होता है और जजमेंट्स इस तरीके से आ रही हैं कि 5 गवाह यानी 60% विटनेस ही आपने साफ कर दिया। तो हम बतौर लॉयर क्या फीस लें, किस बात की फीस लें, जब जजेस इस तरीके से इग्नोर करके करेंगे। और उसकी अपील में ये हो रहा है कि ये जो है इस पे कोई टिप्पणी की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, मैं आपसे मतलब ये चीज़ और जानना चाहूँगा कि आपने जो इसको अपील की और अभी तक आप इस केस में परस्यू कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या ये केस सही है या कहीं मैं इसको ये समझूं कि आपकी ईगो हर्ट हो गई है? ये देखिए, फर्स्ट डे से मैं ही इन दोनों केसों में को परस्यू कर रहा हूँ और 100% ये सच्चे केस हैं। दहेज मांगा गया है, ये भी मैं अच्छे से जानता हूँ और विटनेसेस ने इसको पूरा सपोर्ट किया है। ऐसे केसेस में हम कभी मैंने नहीं देखा कोई एक्यूटल होता हो। और दूसरा, नवनीत राय वाला केस तो ओपन एंड शट था पहले दिन से ही। मेरे को समझ में नहीं आया क्यों नहीं मीडिया ने उस केस को ध्यान से देखा कि जो एफिडेविट वो नवनीत राय लेके घूम रहा है उस पर निशा शर्मा के फर्जी साइन है। 2 गवाह जो उसने उसमें दिए, उन दोनों ने मना कर दिया कि ये हमारे साइन नहीं है और उसका अपना कोई साइन ही नहीं है। तो ये तो ओपन एंड शट था। अब ऐसा केस भी जो है अगर छूट रहा है तो ये तो फिर उसके बाद फिर हम आत्मा नहीं मानती कि ऐसे केसों में फीस ली जाए। अच्छा ये रहे कि उसमें पूरी फाइट की जाए। 12 साल हमने फाइट की है इस केस में अपील में। पिछला जजमेंट जो मुनीश दलाल वाला है उसमें बहुत ज्यादा मिस्टेक हुई और देवदत्त शर्मा चूंकि इतना कमजोर हो गए थे डेथ से पहले, उन्होंने बोला कि 2 महीने पहले की बात है, 2 या 3 महीने पहले की, कि मैं इसमें इतना फ्रेजाइल हो गया, मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के चक्कर नहीं लगा सकता। हम वेट कर रहे थे कि इसका जजमेंट और आ जाए नवनीत राय का। तो इतने हमने जो भी उस मनीष दलाल वाले जजमेंट में कमियां थी उसकी एक कंप्लेंट जो है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को दे दी और कॉपी टू इलाहाबाद हाईकोर्ट कर दी। अब ये जजमेंट आ गया है नवनीत राय वाला, जिसके अंदर वो एक्यूज्ड साबित हुआ है और उसे 3 साल की सजा हुई है। जो थ्योरी
एक्यूटल की लेके चली थी कोर्ट नीचे कि निशा शर्मा ने नवनीत राय से शादी कर ली है, तो वो तो गलत साबित हुई। वो पहले भी गलत थी, वो देखते फर्स्ट अपीयरेंस से ही वो गलत दिखाई देती है, तो वो सच कहां से हो गई? ये जो एफिडेविट वाला मसला जो मतलब पीछे से पेंडिंग था, हालांकि पहले बार वो आप उसमें पहली बार में वो कंसीडर नहीं हुआ था, लेकिन अब आप उसको जीत गए जी। अच्छा, तो उसमें जो था व्यक्ति उसको सजा दी गई है जी, उसको 3 साल की सजा हुई है, कुछ जुर्माना भी उसको हुआ है, और उसकी वाइफ उसके बच्चे कोर्ट में आए थे, रो रहे थे, तो निशा शर्मा से कोर्ट ने अपील की कि भाई इस नवनीत राय की जो बेटी है ये हैंडीकैप्ड है और मेंटली रिटायर्ड है, तो इसको कुछ आप इस पर रहम कर दीजिए। तो इसने कहा बिल्कुल इस पर रहम करिए, कोर्ट जो करेगी कोर्ट कर दे, मेरी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं, मैं कम से कम ये केस में जीती, यही मेरे लिए बहुत है। नीरज जी, जो 2022 में या जो 2023 में दोबारा 2 बार फैसला आया डॉरी केस का, डॉरी केस की बात कर रहा हूं मैं, जो दोनों फैसले आपके खिलाफ है, क्या उसमें ये जो एफिडेविट का फैसला आपके पक्ष में आया, इसका कोई रोल था? जी बिल्कुल है। पहले वाला जो ट्रायल कोर्ट का जजमेंट है उसमें तो बेसिस को बनाया हुआ है कि इसकी निशा शर्मा की शादी हो गई है नवनीत राय से। जिस पुजारी का नाम बता रहे हैं कि उसने शादी कराई, वो कह रहा है मैं जो तो ज्योतिषी का काम करता हूं, मैं शादी कराता ही नहीं। फिर भी उसको इम्पोज किया गया उस थॉट को और उसे एनलार्ज किया गया लोअर कोर्ट में। उसमें जो 2 विटनेस थे, अभी आप बताई थी निशा जी, या फिर उसको 2 विटनेस वो भी मना कर चुके हैं कि हमारे साइन नहीं है। अच्छा, उन दोनों विटनेसेस ने मना कर दिया, निशा ने मना कर दिया, 3 जनों के साइन है उसके ऊपर, तीनों ने मना कर दिया। मना कर दिया। तीनों के एफिडेविट दिया किसने था? नवनीत राय ने बनाया। उसमें निशा जी के साइन का क्या मतलब? कि मैंने बना करके उसको दे दिया। अच्छा, निशा ने ही साइन करके उसको दे दिया, और ये 2 विटनेस हैं। दोनों विटनेस ने मना कर दिया, निशा ने मना कर दिया, और उसमें नवनीत का तो साइन ही नहीं है। अब अगर शादी का कुछ भी बन रहा है 2 जनों के बीच में, तो उसका जो मेन जो हस्बैंड है उसका तो होगा ही होगा ना सिग्नेचर। कुछ नहीं है, उसके ऊपर केस चल गया, इतना 22 साल निकल गए। निशा जी, अब आप एक तो खैर लड़ाई आप जो है जीत गई, जहां पे ये साबित हो गया कि वो जो एफिडेविट था वो झूठा था, कोर्ट ने उसमें सजा दे दी। अभी हालांकि हो सकता है कि अगेन वो अपील वगैरह में जो भी हर किसी का हक होता है वो उस पर करें, लेकिन आज आपके हक में जो एक फैसला आया है, अब आपको कैसा लगता है? अगर मैं पूछूं आपसे, इतने साल की जो लड़ाई आपने लड़ी, हो सकता है आइसोलेशन में लड़ी हो सकता है आपको जब किसी से मिलती हो तो लगता हो कि सामने वाला पता नहीं क्या सोच रहा हो, ये बहुत सारे थॉट्स होते हैं। अपनी जुडिशरी सिस्टम पे इतना भरोसा है कि न्याय होगा और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा कठिनाइयां जरूर होती हैं, पर मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी जीत होगी, सच्चाई की जीत होगी। अच्छा निशा जी, कहना बड़ा आसान होता है 22 साल न्याय मिल गया, चलो एक केस में मिला, अभी मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ, तो बट इस समय के दौरान जो आपके परिवार ने, स्पेशली आपके पेरेंट्स ने, उनका समय अगर आपसे समझूं कि आपने देखा होगा उनको, कैसा रहा था फादर का स्पेशली? क्योंकि मैं एक पुराना वीडियो देख रहा था, एक दिन मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था जब पहला जजमेंट आया था, तो उसमें वो बहुत स्ट्रांगली इस बात को डिनाई कर रहे थे कि उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया। ऐसा किसी पैनलिस्ट थे उसमें से किसी ने एक शब्द यूज किया था, तो वो इस बात के लिए बहुत डिनाई कर रहे थे। तो मुझे लग रहा था कि बीइंग ए फादर वो कितना पेन फील कर रहे हैं। थोड़ा सा उनके बारे में बताएं, इस लड़ाई के दौरान आपने उनको कैसे देखा, क्या? मेरे पापा ने हमेशा मुझे ये बोला कि हम लड़ रहे हैं सच्चाई की लड़ाई, और तुझे हर बार सच ही बोलना है, और सच बोलने के लिए तुझे सोचना नहीं पड़ेगा, तुझे मैनिपुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो बोलना है सच बोलना। और हम ये अपने लिए भी लड़ रहे हैं, और ये ऐसे लोगों के लिए लड़ रहे हैं कि जो गरीब माँ बाप हों, अपने बच्चों के लिए नहीं कर पाए, तो हम उसके लिए शुरुआत करते हैं। मेरे पापा बहुत ही पॉजिटिव थॉट के इंसान थे, उन्होंने कभी भी गिव अप नहीं किया, ना ही हमें गिव अप करने दिया। इस दौरान उनको ब्रेन हेमरेज भी हुआ, नहीं कर पाऊंगी।
कहीं होते तो बहुत अच्छा होता इस जजमेंट के दौरान। पानी लीजिए निशा जी, पानी लीजिए। कोर्ट में चक्कर खा खा के गिरे पापा वो। तब मैंने कहा पापा जी बस अब रहने दो। तो पापा ने गिव अप नहीं किया। मेरे वकील साहब ने इतना सपोर्ट किया कि हम लोग यहाँ तक कर पाए। नीरज जी, आप तो शुरू से ही इस केस में साथ थे। शुरू में तो ये बहुत हाई प्रोफाइल केस था, सारी दुनिया सारा मीडिया इसके पीछे लगा हुआ था, और मेरे ख्याल से निशा जी को पता नहीं कहाँ कहाँ बुलाया गया, और शायद विदेश भी निशा जी एक बार गई थी। जब पहला फैसला आप लोगों के खिलाफ आया तब भी बहुत सुर्खियों में रहा। मेरे ख्याल से 2023 में जब दूसरी बार भी फैसला आपके खिलाफ आया तब भी बहुत सुर्खियों में रहा। आज जब ये फैसला आपके पास, आपके पक्ष में एक आया जो एफिडेविट का था, जिसका कि आप कह रहे हैं कि पहले भी रोल था पहले 2 फैसलों में, आपको क्या लगता है कि आज तो आपको मीडिया की वैसी जो है कवरेज मिल रही है, लोग आपके पास आ रहे हैं, पूछ रहे हैं इस बात को? निश्चित रूप से देखिए, ये केस एक अलग ही टाइप का केस है। इसमें एक लड़की की जो है जिंदगी में 1 हफ्ते के अंदर 2 बार उतार चढ़ाव आया है। ये बड़ा स्पेशल मैटर है, और शायद इसी वजह से इस मैटर को इस कवरेज मिली। डीडी शर्मा जी बतौर क्लाइंट मेरे को उन्होंने संपर्क किया था दहेज वाले केस में पहली बार। उसके बाद से ये दूसरा वाला केस आया, इसमें भी मैं बेल के समय से ही चल रहा हूँ साथ साथ। और ये दोनों केस ही ना माइलस्टोन बनने थे। मेरे को ये अच्छे से पता था कि ये दोनों केस इंडियन जुडिशियल सिस्टम के माइलस्टोन बनेंगे। मैंने एक इंटरव्यू भी दिया था द वीक में कि ये माइलस्टोन बनेगा। और आज जो है आप देखिए 22-23 साल के बाद एक सिंपल फोर्जरी का केस जो है, अब वो प्रॉपर तरीके से उसमें उसको कन्विक्शन हुआ है। और जो डाउरी डिमांड का केस है, ये बात ठीक है कि डाउरी डिमांड के झूठे केस भी बहुत आ रहे हैं, लेकिन इट इज नॉट वन ऑफ दोज केसेस वेयर यू कैन से दैट डाउरी वाज नॉट डिमांडेड। इट वाज डिमांडेड। इंजरी रिपोर्ट्स आर देयर, आई विटनेसेस आर देयर, उनके विटनेस अकाउंट, डॉक्टर के स्टेटमेंट सब तो जज साहब ने हटा दिए। 9 में से वीडियो उसके अंदर थी, वीडियोग्राफ हुई। वीडियो मैंने कई बार कोशिश करी कि ये आ जाए, इस वीडियो को देख लें, जबकि डिस्ट्रिक्ट जज ने जिस समय बेल रिजेक्ट की है मनीष दलाल की, वो वीडियो देख के उन्होंने और वो जजमेंट लिखा है, और अपने जजमेंट में उस वीडियो को देखने के बाद जो जिक्र है वो पूरा किया हुआ है उसमें। नीरज जी, दोनों बार फैसले जैसे थे वो आपके खिलाफ गए। अब आपने बोला आपने कोई शिकायत की हाई कोर्ट में, या सॉरी सुप्रीम कोर्ट में, तो अब आपको लगता है कोई उम्मीद है कि उसमें कुछ होगा? जी, जो हमारा, क्योंकि देखिए आप पक्ष, देखिए क्या होता है, कोर्ट जो है एक डिसाइड करने वाला फैक्टर होता है कि वो डिसीजन लेता है क्या हुआ क्या नहीं, क्या उसकी नजर में सही था क्या गलत। आपका पक्ष मैं समझ रहा हूं, मैं इनका भी पक्ष समझ रहा हूं, लेकिन मैं फिर भी ये जानना चाह रहा हूं कि जब 2 फैसले आपके खिलाफ आ गए, अब आप, उनके फादर साहब ने मना कर दिया था आपको, हालांकि अब वो नहीं है हमारे बीच में, उन्होंने बोला था कि मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट नहीं जा सकता, जैसा आपने बताया था। अब आपने उसके बाद बोला था कि आपने इसकी शिकायत की, तो क्या अब आपको उम्मीद है कि कोई उसमें फैसला आने की संभावना है? जी बिल्कुल। हमारा जुडिशियल सिस्टम जो है, इसके अंदर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को सुयो मोटो के पावर्स होते हैं। अगर कंप्लेंट में दम है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला ले सकता है, उसे रिवीजन में कन्वर्ट कर सकता है, एसएलपी में कन्वर्ट कर सकता है। इसी होप के साथ मैंने वहां अपने जो जुडिशियल सिस्टम का यूज करते हुए, जो मेरी लीगल नॉलेज है उसको बेस करते हुए, मैंने पॉइंट दर पॉइंट 3 या 4 पॉइंट ही हैं, ज्यादा नहीं है, वो अपनी कंप्लेंट बना के भेजा है। चूंकि डीडी शर्मा ही इस केस में ज्यादा पैरवी करते थे, उन्हीं का ही, अब उनकी हेल्थ ऐसी थी कि वो इलाहाबाद का चक्कर नहीं लगा सकते थे। उन्होंने कहा मैं अब नहीं कर पाऊंगा, और उसके 2-3 महीने बाद वो चले भी गए दुनिया से। तो उसकी कंप्लेंट करनी बहुत जरूरी थी, क्योंकि इस तरीके का अगर जजमेंट्स आएंगे तो वो कॉन्फिडेंस इंस्पायर नहीं कर सकते कि जो प्राइम विटनेस है, जो नीचे की लोअर कोर्ट गलती कर रही है, वही अपीलेट कोर्ट कर रही है, तो कितनी बार अपील करेगा या रिवीजन करेगा, और कितने साल तक करेगा? दिस इज द वेरी वैलिड क्वेश्चन। तो जिसकी वजह से मुझे कंप्लेंट जो है मजबूरी में करनी पड़ी।
नीरज जी, एक अच्छी चीज़ है कि आप लोगों ने अपनी लड़ाई जारी रखी, निशा जी ने भी जारी रखी। फैसले देखिए, फैसला जो आया आपके, एक एटलीस्ट आज जो फैसला आया, जो एक आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा का जो सवाल था, एटलीस्ट आप वो फैसला आपके हक में आया। नीरज जी और निशा जी, मैं आपको इस बात के लिए अवश्य बधाई दूंगा कि आपने बहादुरी से अपनी लड़ाई लड़ी और अभी आगे भी लड़ रहे हैं। एक तो आपके फेवर में आया, बाकी जो आपके फेवर में नहीं आया था, आप दोनों उसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं। और ये हर व्यक्ति का हक होता है कि अपनी जो लड़ाई है उसको कानूनी तरह से लड़े। तो व्यूअर्स, ये थी निशा शर्मा, जिनको कि मुझे लगता है कि कुछ समय के बाद जो है मेन मीडिया स्ट्रीम से जब आदमी हट जाता है तो उसको भुला ही दिया जाता है। तो आज अब जब ये एक फैसला जो इनके पक्ष में आया, जो कि उस एफिडेविट को लेके था, वो निशा जी ने बताया, उनके वकील साहब ने बताया, और ये लड़ाई अपनी आगे जारी रखेंगे और उम्मीद करते हैं जो भी फैसला आएगा, जैसा निशा जी ने बोला कि सच की हमेशा जीत होती है, तो हमें भी ये विश्वास है कि सच की जीत ही होगी। अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।